Welcome back to my channel, that is the history journey with Kirti, and I am going to start the history which is the board of ICSE of class 8. So yesterday we have already discussed about the birth of the United States of America कि कैसे birth of मतलब यूनाइटेड स्टेट्स कैसे बना था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1789 में हुई थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है यूरोप में, क्योंकि इसके कारण से एक काफ़ी रेडिकल पॉलिटिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिले थे। अब सबसे पहली बात ये है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था। उसके कुछ आपको कॉजेस बताए गए हैं। पहला है पॉलिटिकल वे में। पॉलिटिकल बेसिस में अगर हम कहें तो फ्रेंच पे उस टाइम पे रूल कर रहे थे लुई 16। तो लुई 16 की थिंकिंग ये थी कि भाई मैं वहाँ का राजा हूँ, इसलिए भगवान ने मुझे बना के रखा है, मुझे रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा है अर्थ में, और अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ, इफ़ ही इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग टू हिज किंगडम और एम्पायर वॉट एवर सो इट, तो मैं लोगों को जवाब देने मतलब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता और मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ही एंड हिज वाइफ मैरी Antoinette, they both have ruled. They were ruling like autocrats and just choose to ignore the suffering of the people. So due to this, ये राजा और रानी मतलब the king and the queens were very unpopular among their kingdoms. Second thing, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव था लुई 16 के अंदर में, वो काफ़ी करप्ट था। करप्ट क्यों था? क्योंकि नोबल्स और ऑफिशियल्स जो लोग थे वो लोगों को टॉर्चर्ड कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जो हमारे इंडिया में रोलैट एक्ट था। If you remember, under the Rowlatt Act, without any trial, the Indians, due to only the sense of that he may be done something, शक के दायरे में क्या कर रहे थे, वो जेल में डाल रहे थे। इनको भी क्या हो रहा था, जो ऑफिशियल्स हैं वो जेल में डाल रहे थे, और वो जेल डालने के लिए भी एक ऐसी वैसी जेल नहीं, पर्टिकुलर एक स्टेट को इन्होंने एक जेल बना के रखा था जिसका नाम था बेस्टाइल। वहाँ पर उनको लोगों को अरेस्ट करते, उनको कंफाइंड करके मतलब बंद करके सीधे बेस्टाइल में फेंक देते थे। बेस्टाइल कैसी जगह थी? कहा जाता था कि बेस्टाइल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों को एक्सट्रीमली टॉर्चर किया जाता था, और वहाँ पर ना खाने ना पीने की सुख सुविधाएं कुछ नहीं थी। इट्स लाइक अ बंजर वन। तो वहाँ पर लोगों को भेज दिया जाता था। इसीलिए बेस्टाइल को कौन सा सिंबल माना गया? स्टेट ऑपरेशन, मतलब ऑप्रेस कर देना, दबा देना, वहाँ पर लोगों को इतना मारना कि वो किसी भी तरीके से अपना मुंह नहीं खोल सकते। पॉलिटिकल बेसिस आई थिंक सो इट इज़ इट क्लियर। अगर मैं फिर से रिपीट करिए, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन जस्ट राइट इट आउट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल टेल दिस थिंग अगेन, आई विल डिस्कस इट अगेन। ओके, ना सोशल बेसिस में बात करें तो उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्यूडल सोसाइटी को क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। फ्यूडल नेचर था वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। ओके, जो आपका फ्रेंच था, फ्रेंच का अगर हम सोशल बेसिस की बात करें तो वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। पहला क्लर्जी, मतलब कि जैसे फादर हो गए आपके उस रिलीजन के, ठीक है, वो सब के सब चर्च ऑफिशियल्स हो गए, वो सब रूल कर रहे थे। सेकेंड में कौन है? नोबल्स है। देखो, किंग जो है वो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसके लिए कुछ नहीं है। क्लर्जी हो गए और नोबल्स हो गए, और आपके कौन हो गए? यू कैन से नाइट्स। ओके, लास्ट में इनका जो थर्ड स्टेट थी वो जनरल पब्लिक थी। जनरल पब्लिक में चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी इसमें हो, प्रोफेशन में हो, वो सब के सब थर्ड स्टेट्स में इंक्लूडेड थे। ठीक है, which consider peasant worker and bourgeois, that is merchant, trader, doctors, teachers and lawyers and so on,
कहा जाता है कि उस टाइम पे 95% आपके 95% यही हुआ करते थे, जनरल पब्लिक हुआ करती थी, और 5% ये हुआ करते थे। बट जो पैथेटिक कंडीशन थी वो इनकी थी, इनकी नहीं थी। जो भी टैक्स वैक्स होते थे वो इनको पे करने होते थे, जिसकी सफरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, कुछ भी हुआ उस टाइम पे, वॉर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो वॉर का जो भी खर्चा होता था इन्हीं से ही लिया जाता था। अलग अलग के टैक्स इम्पोज किए जाते थे। ये रिच होने के बावजूद, ये जो दो स्टेट्स थी रिच होने के बावजूद भी किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देती थी। पर जो टैक्स देने का रीज़न, जो टैक्स देने का अधिकार या ये सबसे, जो सिर्फ टैक्स जो देगा वो सिर्फ जनरल पब्लिक ही देगा। ठीक है, ओके। सो when the first and second state enjoy all political और social rights, third state deprive all। इन दोनों लोगों को, इन दो स्टेट्स को सारे राइट्स हुआ करते थे, पर इनके पास कोई राइट्स नहीं थे। ये कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत जाएंगे, जाके किंग से बात करेंगे, किंग इनके बारे में सोचेंगे अगर, लेकिन ये अगर जाएंगे तो ये सीधे मार दिए जाएंगे। तो इनको किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं था, बट दे वर हैविंग ऑल द राइट्स, पॉलिटिकली ऑल्सो एंड सोशली ऑल्सो, एंड दे वर डिप्रेस्ड, दे वर सप्रेस्ड इन द बोथ वेज। इज इट क्लियर? Now come to the another one thing, that what they have to do. See, अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब एक्सट्रीम होने लगी तो कुछ इंटेलेक्चुअल फिलोसफर्स सच एज वॉल्टर रसिया एंड डायोड्रेड, इन्होंने लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया कि सी अमेरिका में ऐसा ऐसा हुआ है, सो वाई वी कैन नॉट, सो पीपल आर ओवर हेयर टू, जो राजा होता है वो लोगों के लिए होता है, लोगों का काम होता है रूल करना, ना कि राजा का काम होता है रूल करने का। तो अगर राजा, इन केस इफ द राजा इज फेल्ड, इफ द किंग इज फेल्ड टू डू दैट थिंग, तो ये लोगों का अधिकार होता है कि वो उसे रिमूव कर सकते हैं, ये उनका हक है। तो वाई यू कांट, आप 95% है, अगर आप चाहें तो आप लड़ सकते हैं। What they have got the influence of American War of Independence। देखा, यूरोप की किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं इंस्पायर किया। फ्रांस के लोगों ने कॉलोनीज जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के थे उनको सपोर्ट किया। तो एज अ रिज़ल्ट जो फ्रेंच सोल्जर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में, जब ये सोल्जर्स फ्रांस में रिटर्न हुए तो इन्होंने यही रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ जो कि डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की थी, वो फ्रेंच के लोगों को क्या किया, उनके दिमाग में डाला। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, पहला है आपका डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब कि अगर मैं आप सोचूं, आपसे कहूँ क्या इंडिया डेमोक्रेटिक है? ऑब्वियसली है। डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पर लोग रूल करते हैं, ठीक है। और नेशनलिज्म का क्या, हम लोग के पास नेशनलिज्म की फीलिंग है? ऑब्वियसली है। अगर आप कोई भी ऐसा अटैक याद करो जिसमें पूरा देश रोया हो, क्यों रोए हम उसके लिए? क्यों पुलावा, क्यों हम लोग को आपका 14 फ़रवरी को जो हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं, वाई वी वर क्राइंग ऑन दैट डे 14 फ़रवरी, वाई? अभी जो अटैक हुआ, वाई वी वर क्राइंग फॉर दैट? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे नेशन की फीलिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, जो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से यूनाइट कर रही थी। वो जब फीलिंग, जो ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, जो यूनिफिकेशन की फीलिंग होती है, उसी को नेशनलिज्म कहा जाता है। भले हमारा कल्चर अलग हो, हमारा रिलीजन अलग हो, बट जो ये फीलिंग होती है ना, वो हमें यूनाइट करती है। और डेमोक्रेसी क्या है? जब लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देश को चलाते हैं। ओके, अब इसका क्या रिजल्ट निकला, आउटब्रेक क्या हुआ? पहली बात, दैट स्टेट्स जनरल वॉज अ बॉडी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द 3 स्टेट्स। जो स्टेट जनरल थे वो 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे। फ्रांस वॉज एक्यूरेट इकोनॉमिक, फ्रांस उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा था। लुई सिस्टीन जो कि मई 1789 में, इन्होंने एक तरीके की
मीटिंग रखी। अब इस मीटिंग में थर्ड स्टेट ने सोचा कि ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी तकलीफ़ों को बताने की। हाउएवर इनके यहाँ वोटिंग सिस्टम अलग था। हर स्टेट का सिर्फ एक ही वोट माना जाता था। मतलब अगर हम नोबल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट स्टेट का एक, सेकंड स्टेट का एक और थर्ड स्टेट का एक। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम वो डिमांड करते उसके लिए राजा क्या करता, हाँ नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स उन सब के अगेंस्ट हो जाते। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट्स का जो डिमांड थी, डिमांड क्या थी, वन मैन वन वोट, वो चीज़ क्या हो गया, वो नहीं मानी गई। बट दिस वर टर्न बाय द किंग व्हेन नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड द मेंबर्स। जब इनकी बातें नहीं सुनी गई तब द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, तब थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, बनाया। कब बनाया, 17 जून 1789 में। ऑन 20 जून 1789 नेशनल असेंबली के मेंबर्स कहाँ मिले, टेनिस कोर्ट में मिले, जहाँ पर इन्होंने शपथ ली, दे हैव वोट टू स्टे यूनाइटेड इन देयर स्ट्रगल, और वहाँ पर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लिए बनाया। इस इवेंट को बोला गया टेनिस कोर्ट वोट। आई थिंक सो इतनी बात समझ में आ गई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द next video. Till that, like, share and subscribe my channel, and if again I'm saying, if you are having an issue, you can just tell me in the comment box. I will surely work it on that. Thank you so much.